हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आप लोग के सामने आई हूँ वो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है पैसेज ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस इट। कुछ मटेरियल्स जो सेल के अंदर बनते हैं उनको बाहर भेजना होता है और कुछ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट सेल को होता है जो कि बाहर से अंदर आएगा। तो ट्रांसपोर्ट इन सब का कैसे होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, परमिएबल, सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स। परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो ऑलमोस्ट ऑल मटेरियल्स को अपने थ्रू पास होने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल्स का सेल वॉल, इट इज ऑलमोस्ट परमिएबल। फिर सेमी परमिएबल वो मेम्ब्रेन्स हैं जो कि सॉल्वेंट्स को अलाउ करते हैं अपने थ्रू पास होने के लिए। और लास्टली सेलेक्टिवली परमिएबल वो मेम्ब्रेन होते हैं जो कि कुछ सॉल्यूट्स को अलाउ करते हैं पास होने के लिए और कुछ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। आगे बढ़ने से पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये मॉडल सिंगर एंड निकल्सन का दिया हुआ है। सिंगर एंड निकल्सन के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का बना है। फॉस्फोलिपिड्स का 2 लेयर, एक ये और एक ये, और प्लस इसमें हाइड्रोफिलिक हेड होता है और टेल रीजन होता है जो हाइड्रोफोबिक है। और इसके बीच में ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जो कि बाहर की तरफ होने पे एक्सट्रिंसिक कहलाते हैं और इसके अंदर होने पे इंट्रिंसिक कहलाते हैं। और ये मेम्ब्रेन सेमी फ्लूइड स्टेट में रहता है, इसीलिए जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो अंदर भी आ जाते हैं और इंट्रिंसिक बन जाते हैं, और इंट्रिंसिक प्रोटीन बाहर निकल जाते हैं, एक्सट्रिंसिक बन जाते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन का अंदर बाहर इसमें होते रहता है। और इसी के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। माना जाता है कि यही एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर कैरियर्स फॉर मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स के लिए ये कैरियर का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन 2 तरह का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 तरह का हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी नेसेसरी होता है, बिना एटीपी के ये नहीं होगा। और ये 2 तरह का हो सकता है, सिंपल एक्टिव और ग्रुप ट्रांसलोकेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला प्रकार का होता है सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम एक सेंट का शीशी किसी रूम के किसी कॉर्नर में खोलते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होके उस कॉर्नर से पूरे रूम में फैल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस कॉर्नर में उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। उसी तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स जिनका की कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ एकदम नहीं है, तो ये हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सिंपली पैसिव वे में डिफ्यूज करते हुए दूसरी तरफ आ जाते हैं थ्रू पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पोर इसमें होते हैं उसके थ्रू ये आ जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जबकि दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, तब ये डिफ्यूजन रुक जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन इस ढंग से होता है। नेक्स्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता
होती है, एनर्जी नहीं चाहिए। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाला बात है, वो है कि अगर जिन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होना है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगर वो शो करते हैं, तो उसके लीवो और डेक्स्ट्रो आइसोमर्स में से या तो लीवो या फिर डेक्स्ट्रो, इन दोनों में से एक ही तरह का मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा, दूसरे तरह का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। और यहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है वो थर्मल डिफ्यूजन होता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शुगर्स, एमिनो एसिड्स, कैल्शियम आयंस, सोडियम और पोटेशियम आयंस। और ये भी याद रखिए कि इनके लिए हर एक प्रकार के मेटाबोलाइट के लिए इंडिविजुअल कैरियर्स होते हैं। शुगर के लिए स्पेसिफिक होगा, एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होगा, सोडियम आयंस के लिए स्पेसिफिक होगा, एटसेट्रा। ये होता कैसे है? दो तरह से होता है। पहला है पैसेज ऑफ आयंस। जो आयंस हैं जैसे पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयंस हैं, तो इनका पैसेज थ्रू पोर्स होता है। पोर्स के पास पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिसके चलते कि जिधर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं तो उधर से क्लोराइड आयन निकलेगा, और जिधर नेगेटिव है उधर से पोटेशियम आयंस निकल सकता है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है आयंस का, वहीं से पैसेज शुरू होता है टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। आयंस के लिए इस तरह से होता है। और फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लें कि एक मेटाबोलाइट हमारे पास है, तो मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन था, जैसे सिंगर एंड निकल्सन के मॉडल में बताया हुआ था, प्रोटीन में स्लॉट्स बने होते हैं जिसमें कि ये मेटाबोलाइट फिट हो सकते हैं। तो ये मेटाबोलाइट ऐड करके कैरियर और मेटाबोलाइट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और वो मूव करेंगे मेम्ब्रेन के अंदर, और दूसरे साइड जाके ये कैरियर प्रोटीन मेटाबोलाइट को फ्री कर देते हैं। इस तरह से ये कैरियर प्रोटीन में अटैच होके मेटाबोलाइट का मूवमेंट अंदर से बाहर और बाहर से अंदर हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लूकोज का एंट्री इन आरबीसीज। आरबीसीज ग्लूकोज को कैरी करते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़े तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, उसको एटीपेज बोलते हैं। प्रोटीन एक्चुअली में ये एंजाइम है, एटीपेज एंजाइम, जो कि मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो इसमें अभी शो हो रहा है सिंपल प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, जैसे अगर मेम्ब्रेन के इस साइड मान लें कि सोडियम आयंस है और यहाँ पे एटीपी है एनर्जी देने के लिए, ये एटीपेज है, ये एंजाइम है, और इसके सरफेस में स्लॉट्स बने हुए रहते हैं जिनमें कि ये सोडियम आयन फिट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब सोडियम आयन फिट हो गया, एटीपी भी फिट होगा, और ये बाइंड करेंगे, और इसके साथ इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये थोड़ा सा चेंज होता है, और सोडियम आयंस बाहर की तरफ चले जाएंगे, और उसके साथ साथ उस साइड में अगर पोटेशियम आयन है तो उसके लिए नया स्लॉट डेवलप करेगा, जिसमें कि ये ऐड हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, और फिर ये पोटेशियम आयंस को दूसरे साइड में ले आएगा, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज होगा। ये कैसे होता है? बाय फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन। अगर आपको एटीपी याद है तो एटीपी से एडीपी जब बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो फॉस्फेट रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होता है। तो वो एनर्जी इस प्रोसेस में यूज होगा और फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, पोटेशियम इस साइड आ गया और सोडियम उस साइड चला गया। इस तरह से ये एटीपेज एंजाइम फॉस्फोराइलेशन और
डीफॉस्फोराइलेशन करते हुए और अपने कॉन्फॉर्मेशन में चेंज करते हुए, मॉलिक्यूल के शेप में चेंज करते हुए सोडियम पोटेशियम आयंस को अंदर बाहर कर सकता है। तो ये था सिंपल प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसी तरह के एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक दूसरा मॉडल भी है, जिसके मुताबिक कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका आउटर साइड है, ये इनर साइड है, तो जो इसमें कैरियर प्रोटीन्स होते हैं उनके बीच में चैनल बना हुआ रहता है, और जो मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनका ट्रांसफर होना है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होना है, तो ये इन चैनल्स के जरिए इस चैनल को क्रॉस करते हैं और एटीपी के मदद से, यहाँ पे एनर्जी के मदद से ये चैनल खुल जाता है और ये मेटाबोलाइट अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरे तरह का मॉडल है जो कि एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन में होगा, और ये मॉडल भी उसी के जैसा है, उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, सोडियम और पोटेशियम के ट्रांसफर को थ्रू चैनल्स। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें कैसे ये होता है, जैसे ये हम मान लें कि कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन में स्लॉट्स बने हुए रहते हैं। मान लेते हैं कि ये एक लैक्टोज है जो कि एक मेटाबोलाइट है। एक्चुअली में लैक्टोज के ट्रांसपोर्ट में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है यूज। तो लैक्टोज को ये ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, इसमें जो स्लॉट बना है लैक्टोज इसमें ऐड हो गया। ये आउटर साइड है मेम्ब्रेन का, ये इनर साइड है, ये कैरियर प्रोटीन है। तो इसमें लैक्टोज ऐड होके ये सील हो गया, और इसके साथ साथ इस प्रोटीन का शेप चेंज हो जाता है। शेप चेंज होने के बाद ये रिवॉल्विंग डोर की तरह, जैसे दरवाजा खुलता और बंद होता है और एक साइड से दूसरे साइड आ जाता है, ये रिवॉल्व करता है, और रिवॉल्व करके इस मेटाबोलाइट को यानी लैक्टोज को इस साइड ले आएगा, इनर साइड, और लैक्टोज को रिलीज कर देगा। इसके साथ साथ इस प्रोटीन का अब फिर से शेप चेंज होगा और ये पुराने के जैसा हो जाएगा। यहाँ पे एटीपी यूज होता है प्रोटीन के शेप को चेंज करने के लिए, और फिर से ये वापस इस शेप में आके फिर इसमें लैक्टोज ऐड होगा, और इस तरह का ये साइकिल इसका चलते रहता है। तो ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी। नेक्स्ट एक लास्ट टाइप का ट्रांसपोर्टेशन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का हुआ, प्राइमरी और सेकेंडरी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक लास्ट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो है ग्रुप ट्रांसलोकेशन। ग्रुप ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जैसे मान ले एक शुगर हमारा मेटाबोलाइट है जिसको कि ट्रांसफर होना है, तो शुगर में कुछ ऐसा चीज ऐड हो जाएगा परमानेंटली, और तब ये ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो सिस्टम्स काम करते हैं जो कि एंजाइम सिस्टम्स हैं, एंजाइम सिस्टम 2, एंजाइम सिस्टम 1। तो दो तरह के साइकिल यहाँ पे चल रहे हैं। एक है एंजाइम सिस्टम 1 के जरिए फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड with the help of enzyme system 1, और पायरुविक एसिड निकल के फॉस्फेट के साथ एंजाइम सिस्टम 1 ऐड होके रहता है। फिर इधर हीट रेजिस्टेंट प्रोटीन रहता है जो कि एंजाइम सिस्टम 2 के साथ अटैच्ड रहता है। तो ये इनर मेम्ब्रेन वाले साइड से हीट रेजिस्टेंट या हीट स्टेबल प्रोटीन HSPR ये इसके साथ जुड़ेगा, और HSPR और P ऐड हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। E1 एंजाइम सिस्टम 1 को ये रिलीज कर देगा फॉर फर्दर एसोसिएशन विद
फॉस्फोइनोल पायरुवेट एसिड। तो एंजाइम सिस्टम 1 रिलीज हो जाएगा और HSPR यानी हीट स्टेबल प्रोटीन के साथ फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स हीट स्टेबल प्रोटीन और फॉस्फेट का कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन के इनर साइड से होते हुए अंदर चला जाता है और एंजाइम सिस्टम 2 के साथ ये ऐड होगा। इस बीच में एंजाइम सिस्टम 2 क्या करता है कि इसमें जो स्लॉट बना हुआ है उसमें शुगर अटैच हो जाता है उस साइड से जिधर की शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी आउटर साइड से। याद कीजिए कि हम लोग शुगर खाते हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड और ब्लड उसको सेल्स तक पहुंचा देता है। तो इसीलिए आउटर साइड में शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और ये एंजाइम सिस्टम 2 के साथ अटैच हो जाता है। अब ये एंजाइम सिस्टम 2 के साथ जो शुगर अटैच हुआ इसमें HSPR और P भी अटैच होता है और शुगर के साथ फॉस्फेट अटैच होते हुए एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और HSPR को ये रिलीज कर देता है इस साइकिल में आने के लिए, एंजाइम सिस्टम 1 और फॉस्फेट के साइकिल में आने के लिए। तो इस तरह से ये चलते रहता है, लेकिन ध्यान ये देना है कि जो शुगर इनिशियली आउटर साइड में था वो अंदर आ गया, लेकिन परमानेंटली चेंज हो गया, फॉस्फेट के साथ अटैच होके शुगर फॉस्फेट बना लिया। ग्लूकोज अगर हम मान लें यहाँ पे है तो ग्लूकोज विल बी चेंज्ड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ये ग्लाइकोलाइसिस का बिगनिंग है। ग्लूकोज सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। तो इस तरह से इन सारे एंजाइम सिस्टम 1 और 2 की मदद से ग्रुप ट्रांसलोकेशन होता है जिसमें कि मेटाबोलाइट परमानेंटली चेंज हो जाता है और ये रिवर्स नहीं हो सकता, फिर से शुगर वापस बाहर नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। तो ये हो गया ग्रुप ट्रांसलोकेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट्स ऑल, थैंक यू।